और अब हम पढ़ते हैं ट्राइबल रिवॉल्ट्स इन नॉर्थ ईस्ट। सो आपको पता है कि जो काफ़ी सारी ट्राइबल सोसाइटीज़ बनने लगी थी नॉर्थ ईस्ट में, और इन्हीं सोसाइटीज़ में से आगे जाके एक पावरफुल किंगडम बनी थी, एहोम किंगडम, जिसने आसाम पे 600 साल तक राज किया। मतलब 1228 से लेकर 1826 तक इन्होंने राज किया। इसके बाद तो ब्रिटिश आ गए थे और उनकी लाइफ डिस्टर्ब कर दी थी। सो ब्रिटिश के आने के पहले वहाँ पे ट्राइबल और नॉन ट्राइबल जो पॉपुलेशन थी नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, इनके बीच में काफ़ी इंटरेक्शन होता रहता था, इंटरमिंगलिंग होती रहती थी। लोग एक दूसरे से मिलते थे, बात करते थे, बिजनेस करते थे, ठीक है, कल्चर एक्सचेंज सब कुछ होता था। लेकिन 1826 के बाद से सब कुछ डिस्टर्ब हो गया। सो 1826 और 1947 के बीच में सिचुएशन पूरी की पूरी चेंज हो गई। आसाम को ब्रिटिश ने 1826 में कब्जे में कर लिया, अपने कब्जे में। और इन लोगों ने यहाँ पे फिर बाद में पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, ये डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी अपनाई। इससे वहाँ के जो नॉन ट्राइबल लोग थे उनको अलग कर दिया और ट्राइबल लोगों को अलग कर दिया। ज़्यादातर जो ट्राइबल एरियाज थे उनको उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये एक्सक्लूडेड एरियाज हैं। कैसे? एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1835। तो इस एक्ट के हिसाब से इन्होंने बोला कि ज़्यादातर जो आपका ट्राइबल एरिया है वो एक्सक्लूडेड एरिया है, यहाँ पे ज़्यादा किसी की परमिशन नहीं है, यहाँ पे नॉन ट्राइबल लोग नहीं आ सकते, या फिर ट्राइबल लोग नहीं आ सकते, या फिर सरकारी लोग ही सिर्फ यहाँ पे रहेंगे, ऐसा। और ब्रिटिश की बहुत सारी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी उसके वजह से काफ़ी सारे नॉन ट्राइबल लोग धीमे धीमे माइग्रेट होके अपना घर बार छोड़ के ये नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के ट्राइबल एरियाज में रहने आने लगे थे। अब जब ये लोग रहने आने लगे तो वहाँ के बीच में, वहाँ के आदिवासियों के बीच में और ये नॉन ट्राइबल लोगों के बीच में काफ़ी झगड़े होने लगे थे। और वहाँ के ट्राइबल लोगों को ये लगा कि ये बाहर के लोग यहाँ पे आ गए हैं, इसके वजह से हमारी जॉब ना चली जाए, जो हमें छोटा मोटा काम मिल रहा है ब्रिटिश के द्वारा वो भी ना चला जाए। तो धीमे धीमे इन लोगों ने ब्रिटिश की सारी पॉलिसीज़ को अपोज करना स्टार्ट किया और बाद में एक्टिवली फाइट करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे जो मेजर रिवॉल्ट्स हुए थे ना वो दो थे। एक तो मेघालय के अंदर खासी एगिटेशन वो हुआ था, और असम और मणिपुर के अंदर जो रिवॉल्ट हुए थे वो। तो अब देखते हैं खासी और जयंतिया रेबेलियन के बारे में कि ये कैसे हुआ था। तो खासी और जयंतिया काफ़ी पावरफुल ट्राइब्स थी जो गारो और जयंतिया हिल्स के एरिया में बीच में रहती थी। अभी का जो मेघालय है वहाँ पे गारो और जयंतिया हिल्स के बीच का जो इलाका है पूरा, वहाँ पे ये दोनों पावरफुल ट्राइब्स रहती थी। इस इलाके को काफ़ी दिनों तक, काफ़ी सालों तक अनडिस्टर्ब्ड रखा गया। लेकिन यही इलाका ब्रिटिश के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक रीजंस की वजह से ही इंपॉर्टेंस हो गया। और ब्रिटिश ने बर्मा को जब एक्वायर किया था बर्मीज़ वॉर के टाइम पे, जो चली थी 1824 से लेकर 1826 के बीच में, तो इस टाइम पे इन्होंने बर्मा के काफ़ी सारी टेरिटरीज को कब्जा कर लिया था। अब बर्मा तक पहुंचने के लिए अगर लैंड से पहुंचना है उनको, तो उन्हें एक रोड डेवलप करना पड़ेगा। ये ऐसा रोड होगा जो ब्रह्मपुत्र वैली में सिलहेट है उसको कनेक्ट करेगा बर्मा के अराकन से। अब ये रोड जो लैंड से पास होगा वो उसी लैंड से पास होगा जो बिलोंग करता है खासीज लोगों को, मतलब खासी के इलाकों में से ही वो लैंड जाएगा। तो स्टार्टिंग में तो खासी वालों ने ब्रिटिश की रिक्वेस्ट को मान लिया कि ठीक है, आपको रोड बनाना है बना दो, आप यहाँ से सिर्फ गुजर के जाओगे ना, यहाँ पे कौन से रहने वाले हो। लेकिन जल्द ही खासी लोगों को ये पता चल गया, ये समझ गए कि ब्रिटिश की जो इच्छा है वो ये है कि सारा का सारा इलाका वो कब्जे करना चाहते हैं अपने। ब्रह्मपुत्र और सूरमा रिवर वैली के बीच का जितना भी इलाका है वो सारा का सारा ये लोग कब्जा करना चाहते हैं। तो बाद में जब खासी लोगों ने बोला कि ठीक है अब आप चले जाओ, तो ब्रिटिश ने जाने से इनकार कर दिया। और बाद में जब जयंतिया और गारो हिल्स के बीच का पूरा इलाका है वहाँ पे जब कंट्रोल अपना बना लिया, तो बाद में बहुत सारे टैक्सेस इन पे डाल दिए, आदिवासियों पे बहुत सारे टैक्सेस डाल दिए। अब आदिवासियों को तो गुस्सा आएगा ही कि उनके खुद के लैंड पे ही कोई बाहर वाला कहता है कि उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। तो जयंतिया लोगों ने रिवॉल्ट किया। यू कियांग नोंगबा के अंडर 1862 में जयंतिया लोगों ने रिवॉल्ट किया। अब इस रिवॉल्ट को तो ब्रिटिश ने आराम से दबा दिया, क्योंकि ब्रिटिश काफ़ी पावरफुल थे उस टाइम पे, और इनके लीडर को पब्लिकली हैंग कर दिया, मतलब पब्लिक के बीच में फांसी दे दी। अब देखते हैं आसाम रेबेलियन।
सो 1823 में ब्रिटिशर्स ने ये डिस्कवर किया कि आसाम के फॉरेस्ट के अंदर टी प्लांट्स हैं। अब ये टी प्लांट्स तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे बिजनेस के लिए। सो धीमे धीमे इन्होंने इन जगहों पे टी एस्टेट्स स्थापित कर दिया। टी एस्टेट्स मतलब ऐसे इलाके जहाँ पे टी उगाई जा सके बिजनेस के लिए। और टी इनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा अर्निंग सोर्स बन गया। टी ऐसा था कि जिससे बहुत ज़्यादा पैसे कमाते थे। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। तो इनको लगा कि हम इससे इतने ज़्यादा पैसे कमाते हैं तो इस इलाके को हमारा पूरा कंट्रोल होना चाहिए। तो इन्होंने सोचा कि हमें आसाम को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेना चाहिए। बाद में बर्मा ने आसाम पे अटैक किया था और आसाम को ऑक्यूपाई कर लिया सिर्फ 4 साल के लिए, 1822 से लेकर 1826 तक। लेकिन ब्रिटिश को लगा कि हमारे इतने सारे टी प्लांटेशंस वहाँ पे हैं, हमारा इतना सारा बिजनेस है, रेवेन्यू है, वो खतरे में ना पड़ जाए। सो अपने इस बिजनेस को बचाने के लिए और अपने इस बिजनेस के नाम पे इन्होंने अटैक कर दिया आसाम पे और बर्मा लोगों को वहाँ से भगा दिया। ब्रिटिश लोग आसाम में रहे और उन्होंने आसाम को अपने एम्पायर के अंदर शामिल कर लिया 1838 में। बाद में ब्रिटिशर्स ने आसाम के अंदर टी प्लांटेशन स्टार्ट कर दिए। उसके लिए उन्होंने ट्राइबल लोगों के काफ़ी सारे लैंड को कब्जे कर लिया था, ये बोल के कि ये लैंड तो वेस्ट लैंड रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से ये वेस्ट लैंड है, इसको सरकार का होना चाहिए, तो ये आपका नहीं होगा। और इन्हीं प्लांटेशंस को कौन चलाता था? ब्रिटिश के लोग या फिर नॉन ट्राइबल लोग, जिनको इंडिया के अलग अलग पार्ट से वहाँ पे लाया गया था ब्रिटिश के द्वारा। अब जो ट्राइबल लोग वहाँ से चले गए बेचारे, या फिर उनका जो लैंड छीन लिया गया, वो लोग बेचारे इन्हीं बड़े बड़े टी के एस्टेट्स पे मजूरी करते हैं। टी प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं उनको पिक करने का काम करते थे। और आसाम के जितने भी ट्राइबल ग्रुप्स थे उनको काफ़ी भारी रेवेन्यू पे करना पड़ता। अगर किसी आसामी किसी ट्राइबल ग्रुप का उसके पास खुद का लैंड है तो उस लैंड पे उसको काफ़ी रेवेन्यू पे करना पड़ता ब्रिटिश को। और जैसे जैसे ब्रिटिश की एक्सप्लॉयटेशन बढ़ती गई, सो आसाम के जो आदिवासी थे वो लोग भी रेबेलियन करना स्टार्ट कर दिए। तो सबसे पहला रेबेलियन हुआ था फुलागुरी में 1861 में, जहाँ से वो बढ़ता गया और फैलता गया और 1892 तक तो ये बढ़ के पाटीडरंग, नलबारी और लछीमा तक फैल गया था। इसमें सबसे फेमस जो अपराइजिंग हुई थी, सबसे फेमस जो रिवॉल्ट हुआ था, वो हुआ था पथारू घाट में 1894 में। और 1920 में ब्रिटिश ने आसाम को एक प्रोविंस बना दिया। ये बताया कि आसाम अब हमारा राज्य है, एक प्रोविंस है, और इसमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बना दिए। ऐसे डिस्ट्रिक्ट जिसमें ट्राइबल लोग अलग रहते और नॉन ट्राइबल लोग अलग रहते। सो ट्राइबल और नॉन ट्राइबल के बीच में डिवीजन खड़ा कर दिया। इससे उन्होंने ये बात को ध्यान में रखा कि हाँ चलो अच्छा है, अब ये लोग अलग अलग रह रहे हैं तो एक साथ मिलके फाइट नहीं कर पाएंगे हमारे खिलाफ। तो इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।